बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन एकेडमी चैनल। आज का लेक्चर बहुत कीमती है। ये प्रैक्टिस करने वाले यंग वकला के लिए भी, LLB के स्टूडेंट के लिए भी, और हर तरह के जुडिशियल इम्तहानात देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और हर उस शख्स के लिए भी कि जो ये चाहता है कि मैं ये देखूं कि एक क्रिमिनल मुकदमा, फौजदारी मुकदमा, जैसे कत्ल है, डकैती है, चोरी है, जिना है, ये तमाम तरह के जो मुकदमात हैं ये किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं। यानी आज हम पढ़ रहे हैं कि एक मुकदमा शुरू होने से लेकर उसकी इख्तिताम तक वो किन मराहिल से गुजरता है, वो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मुकम्मल होगा। फिर इसके हर टॉपिक पे हम अलग अपनी वीडियो बनाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि हम अपनी किताब लिख रहे हैं, सिविल पे भी, क्रिमिनल पे भी, फैमिली पे भी, वो भी जल्द इंशाल्लाह आपको मार्केट में अवेल होंगी। हम क्रिमिनल शुरू करते हैं कि मुकदमा कहां से शुरू होता है। जुर्म दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसके अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर किसी को गिरफ्तार कर ले, उसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे कत्ल, डकैती, जिना, चोरी वगैरह। एक वो जुर्म जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो देखो, हैं तो दोनों जुर्म। तो पर्चा जो कटता है, FIR जो दर्ज होती है, वो हमेशा कॉग्निजेबल में होती है, संगीन जुराइम में होती है। तो अगर कोई शख्स ऐसा जुर्म लेकर पुलिस के पास जाए जो कॉग्निजेबल ना हो, तो अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसको 155 CRPC के तहत उसको लिख लेगी अपने पास, फिर मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगी। मगर जो जुर्म ऐसा हो कि जो संगीन नोयत का हो, कत्ल हो, डकैती, चोरी, जिना वगैरह, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसके अंदर 154 के तहत पर्चा कटता है। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाकर आया हूं हमारे YouTube चैनल पर। बहुत कीमती वीडियो है, FIR का एनसाइक्लोपीडिया, उसको आप जरूर देखना। तो अब देखें जुर्म कैसे हुआ। एक जगह पर जुर्म हुआ, या तो वो शख्स खुद जिस पे जुल्म हुआ है, यानी अग्रीव्ड पर्सन, या तो वो, या उसका रिश्तेदार, या हमसाया, या कोई भी शख्स जो जुर्म की इतला को जानता है कि जुर्म हुआ है, वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस को बताएगा, पुलिस उसको तहरीरी शक्ल में लिखेगी और फौरी पर्चा नहीं काटेगी। ये सबसे बड़ी गलती लोग समझते हैं कि पुलिस ने बस जैसे उसने कह दिया, पुलिस ने फौरी ही पर्चा दे दिया, FIR दे दिया। ऐसा नहीं। पुलिस क्या करेगी? पहले तसल्ली करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, तसल्ली करेगी कि क्या वाकई जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। जब पुलिस को पता चल गया कि जुर्म हुआ है, अब पुलिस 156 CRPC के तहत, 154 के तहत पर्चा हुआ, 156 CRPC के तहत पुलिस अब पावरफुल हो गई और उस शख्स को गिरफ्तार करने जा रही है। गिरफ्तार करने के तरीका कौन बताता है? हमें सेक्शन 46 बताता है CRPC का। वो ये कहता है कि गिरफ्तार कैसे करना है। देखो, अक्सर मिसकंसेप्शन है, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि 54 CRPC जो है उसके तहत पुलिस गिरफ्तार करती है। भाई, वो पुलिस का अरेस्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, यानी विदाउट जो मजिस्ट्रेट की जो इजाजत के है, मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर जो अरेस्ट करती है, वो 54 के तहत है। अरेस्ट क्या होता है? वो 46 है कि पुलिस अरेस्ट कैसे करती है। तो 46 के तहत अब पुलिस उसको क्या करने जा रही है? अरेस्ट करने जा रही है। ताकत कौन दे रहा है? 156 CRPC कि भाई जाओ उसको अरेस्ट करके लाओ। 156 को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पुलिस गई, उस शख्स के पास पहुंची, 46 के तहत उसको कहा, देखो मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूं। 46(1) ये कहता है, 46 उसका सब सेक्शन 1, 46(1) ये कहता है पुलिस वालों को कि अगर वो शख्स जिसको तुम गिरफ्तार करने जा रहे हो वो खुद अपने आप को सरेंडर कर दे, लफ्जों के जरिए से, अलामत के जरिए से, किसी भी जरिए से कह दे, अच्छा भाई मैं तुम्हारे साथ चलता हूं,
अब तुम उस पर सख्ती नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, उसकी बॉडी को कन्फाइंड कर लोगे, बस घेरे में डाल लोगे। ये कतई इजाजत पुलिस को नहीं है कि किसी शख्स को मारती, पीटती, इंसल्ट करती लेकर आए, कतई इजाजत नहीं है। तो 146(1) ने क्या कहा कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तो तुम उसको वैसे ले आओ, अगर नहीं सरेंडर किया तो उसकी बॉडी को टच करो, यानी उसको हाथ से पकड़कर हथकड़ी वगैरह लगाकर या कुछ भी करके उसको ले आओ। हथकड़ी के मुताबिक हम बड़ा डिटेल लेक्चर देंगे बाद में इंशाअल्लाह। 146(2) ये पुलिस को कहता है कि तुमने ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ उतनी कोशिश करनी है कि जितनी दरकार है। 46(3) बड़ी अहम बात बताता है। पुलिस को यह कहता है कि जब तुम किसी शख्स को गिरफ्तार करने जाओ, अगर वो मुलजिम सजाए मौत का या उम्र कैद का कैदी ना हो, यानी उसको न तो सजाए मौत होने वाली है ना उम्र कैद होने वाली है, कोई और जुर्म का मुलजिम है, तुमने उसको किसी सूरत में जान से नहीं मारना। वैसे तो उम्र कैद वाले को भी और सजाए मौत वाले को भी नहीं मार सकती, मगर यहां पर खुलकर कह दिया गया कि जिनका ये दो जुर्म नहीं है, उम्र कैद और सजाए मौत नहीं है, इसके अलावा कोई और जुर्म है, तो कतई उस मुलजिम को गिरफ्तार करते वक्त इतनी एहतियात रखना कि वो जिंदा हालत में पकड़ा जाए। हां, अगर कोई शख्स सजाए मौत का कैदी है, उम्र कैद का कैदी है, और वो शख्स इंतहाई खतरनाक मुजरिम है और पुलिस गिरफ्तार उसको कर रही है, वो पुलिस पे गोलियां चला रहा है और उस इनकाउंटर में मारा जाए, तब ये 46(3) उसकी प्रोटेक्शन का एक जरिया बन सकती, एक, बाकी और लवाजमात होते हैं। तो पुलिस ने क्या किया, 46 के तहत उस शख्स को पकड़ लिया। मगर 48 सेक्शन पुलिस को यह कहती है कि अगर तुम किसी शख्स को अरेस्ट करने जाओ, वो किसी घर में हो और वहां पे औरतें रहती हों, तो तुम डायरेक्ट दरवाजा तोड़कर, खिड़कियां तोड़ के, दीवारें फलांग कर उसके घर में दाखिल नहीं होगे, बल्कि उन औरतों को कहोगे कि हम इसको गिरफ्तार करने आए हैं, आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, आप यहां से चली जाएं, उनको प्रॉपर टाइम देंगे और फिर उस शख्स को गिरफ्तार करेंगे। ये 48 सेक्शन के अंदर कहा गया। अब 50 सेक्शन, 46 में भी कहा गया था मगर 50 में खुल के कह दिया गया, 50 है ही इसी के मुताबिक कि नो अननेसेसरी रेजिस्टेंस। पुलिस को कहा 50 सेक्शन ने, जितनी वो शख्स भागने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको सिर्फ उतनी ही कोशिश से पकड़ो। ये नहीं कि वो भाग रहा है तुम पीछे से गोली चला दो, या वो भाग रहा है तुम उठाकर उसके सर में ईंट मार दो, ये चीजें नहीं। यानी अननेसेसरी फोर्स नहीं होनी चाहिए। जितनी वो कोशिश कर रहा है तुम उतनी ही रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो, शख्स को गिरफ्तार कर लो। 50 ने कह दिया। 51 सेक्शन ने कहा कि तुमने जब गिरफ्तार कर लिया, अब उसकी तलाशी लो। 51 सेक्शन मर्दों की तलाशी के लिए है और 52 सेक्शन औरतों की तलाशी के लिए है। 51 सेक्शन के तहत क्या हुआ, आदमी की तलाशी ली गई। 52 सेक्शन के तहत औरत की तलाशी होती है और वो सिर्फ औरत ही ले सकती, लेडीज पुलिस ही ले सकती है। अगर लेडीज पुलिस ना हो, ये आई तो साथ थी, चक्कर खा के गिर गई हो, जख्मी हो गई हो, तो अब उसकी तलाशी कोई और जरिया लेडीज पुलिस का ना हो तो किसी और लेडी को भी अपॉइंट किया जा सकता है कि आप इसकी तलाशी ले लें। पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया और थाने पे ले आई, पुलिस स्टेशन ले आई। जेल और चीज होती है, पुलिस स्टेशन और चीज होती है, इसके डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह आएंगे। पुलिस उसको ले आई। अब सेक्शन 60 उसको बताती है कि भाई पुलिस वालों, जिस शख्स को उठाकर लाए हो, ये तुम्हारा कोई मेहमान नहीं है कि जब चाहे इसको रखो, जब चाहे छोड़ दो। तुमने इसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। पुलिस वाले पूछते हैं कानून से कि भाई मैं कितनी देर बाद पेश करूं, तो 61 सेक्शन जो है, 61 जो सेक्शन है, वो कहता है भाई 24 घंटे में तुमने पेश करना है, कुछ भी करके। अब जो 62 सेक्शन है, वो पुलिस को ये कहता है कि जब तुम उसको गिरफ्तार करो ना,
तो फौरन ही अपने हाई ऑफिशियल्स को इतला दे दो कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। 63 ये कहता है जब तुम किसी शख्स पे गिरफ्तारी डाल दो, देखो अरेस्ट करना और चीज, गिरफ्तारी करना और चीज है। पुलिस पकड़ तो लेती है, कई मर्तबा शख्स को टार्चर करने के लिए, पैसे खाने के लिए या सियासी मफादात के लिए उस शख्स पे गिरफ्तारी नहीं डालती, उसको टॉर्चर करती रहती है, मारती रहती है। उसका कानूनी हम लेक्चर बनाएंगे कि पुलिस के खिलाफ आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो अगर पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली, बगैर गिरफ्तारी उसको रखा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। उस पर हम अलग लेक्चर बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो 63 सेक्शन ने यह कहा कि जिस शख्स को तुम पकड़कर लाए हो ना और गिरफ्तारी डाल दी है, कागजात में लिख दिया कि अरेस्ट हो चुका है, अब इसको जब दिल चाहे तुम नहीं छोड़ सकते। इसको छोड़ने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो मजिस्ट्रेट अपना स्पेशल ऑर्डर दे दे। दूसरा तरीका कि पुलिस इंचार्ज जो हो, जो उस स्टेशन का इंचार्ज हो, वो 169 सीआरपीसी की पावर इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को रिलीज कर दे। लफ्ज रिलीज है, इक्वेटल नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसको छोड़ दे कि भाई मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, जिस टाइम दिल चाहेगा फिर उठा लेंगे। उसके बाद जो है, यह तीसरा तरीका क्या है, वो ये कि जिसको आपने अरेस्ट किया है वो अपना ओन बॉन्ड दे दे, अपनी जमानत खुद दे दे कि मैं तुम जमानत देता हूं, जब तुम कहोगे मैं आ जाऊंगा। तो देखो 154 के तहत पुलिस ने पर्चा किया, 156 ने उसको पावर दी, 46 के तहत अरेस्ट करने गई, 48 के अंदर कहा गया कि औरतें हों तो उनको बाहर जाने का मौका दिया जाएगा, 50 ने कहा कि कोई गैर जरूरी रेजिस्टेंस नहीं होगी, जितनी वो मजामत कर रहा तुम भी उतनी करोगे, 51 ने कहा मर्दों की तलाशी, 52 ने कहा औरतों की तलाशी औरत ही लेगी, 60 ने कहा कि ये तुम्हारा हमेशा का मेहमान नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास भी पेश करना है, ये ज़हन में रखो, 61 ने कहा 24 घंटे का टाइम है तो ये अलार्म लगा लें कि 24 घंटे में पेश करना है, 62 ने कहा अपने ऑफिसरों को भी इतला दे दें कि हमने मुलजिम को पकड़ा है, 63 ने कहा जब इस पे गिरफ्तारी डाल दी अब तुम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, 3 तरीकों से छोड़ोगे, या तो मजिस्ट्रेट के आर्डर पर, या पुलिस इंचार्ज उसको जो है ऑर्डर दे, उस स्टेशन का इंचार्ज, या वो शख्स अपनी जमानत पे चला जाए। अब हम देखते हैं आगे कि 156 से अब शुरू करते हैं। ये तो था उसको अरेस्ट करने का तरीका। अब है पुलिस अरेस्ट करके कार्रवाइयां कैसे करती है, आगे होगा क्या। 156 सीआरपीसी जो है ना, उसका सब सेक्शन 1 वो पुलिस को इजाजत देता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुम किसी भी शख्स को मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर अरेस्ट कर सकते हो, तुम्हें पावर दी गई है। मगर 156 की सब सेक्शन 3 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट को भी पावर है कि वो तुमसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकता है। देखें 156 ने क्या कहा, पुलिस मजिस्ट्रेट की कोई इजाजत ना ले, खुद उसको इन्वेस्टिगेट करे, खुद उसको जो है अरेस्ट करे। 156 ने क्या कहा, 156(3) ने क्या कहा कि मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है कि वो भी आगे हुक्म जारी कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू कर दी जाए। 156(4) उसने ये कहा अगर जुर्म ये 2 हों, 497, 498, तो पुलिस वालों को रोक दिया गया जब तक शोहर खुद कंप्लेंट दर्ज ना कराए तुमने आगे प्रोसीड नहीं करना। देखो 156(4) ने क्या कहा, जब तक शोहर खुद ना आए तुमने प्रोसीड नहीं करना। जुर्म कौन से हैं, 497, 498। अब पुलिस वालों ने यह कहा कि इसका शोहर तो दुबई रहता है और इस औरत के साथ मसला हुआ है, तो अब जिनके पास वो रह रही, उसका ससुराल या उसके जो कस्टडियन है, अब उनकी कंप्लेंट के ऊपर आगे प्रोसीड करेगी। अब 156(a)
156 खत्म हो गया, अब 156A एडिशनल है। ये इसमें ये कहा गया वो जुर्म जिनका ताल्लुक मजहब की तौहीन से हो, मजहब के मामलात से हो, यानी 295C से हो, उनको जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर होगा वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से कम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 156A ने कहा। और 156B ने क्या कहा, उसने भी यही बात की कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से कम नहीं होगा, मगर जुर्म कौन सा हो, हदूद ऑर्डिनेंस 1979। तो 156A ने किसको रोक दिया, आईओ को, कि आईओ कौन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होना चाहिए, कम से कम एसपी होना चाहिए। 156B ने क्या कहा, उसने भी एसपी का कहा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहा। 156A में क्या कहा गया, मजहबी मामलात। 156B में क्या कहा गया कि हदूद ऑर्डिनेंस के मामलात। यहां हो गया 160 सेक्शन आई, बंदा गिरफ्तार हो गया। पुलिस का जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, 160 उसको पावर दे देता है कि हर वो शख्स जिस पे तुम्हें शक है कि ये शख्स इस जुर्म के मुताल्लिक कुछ ना कुछ जानता है, उसकी अटेंडेंस तुम करवा सकते हो, वो उसको बुलवा सकता है 160 के तहत। 161 के तहत उनके बयानात कलम बंद करेगा। 161(2) ये कहता है कि जिस शख्स से पुलिस वाला ये पूछेगा कि तुम ये बयान दो, और पुलिस वाले को पता है कि ये उस चीज को जानता है, तो 161(2) ड्यूटी बाउंड कर देता है उस शख्स को कि तुमने हर हालत में अपना 161 का बयान देना है। और 161(3) क्या कहते हैं, वो ये कहता है जो तुम ये बयान उससे ले रहे हो उसको रिटर्न शक्ल में लिखो, उसको लिख लो। देखो 160 ने क्या किया, पुलिस को पावर दे दी कि जिसको चाहे उसका बयान ले सकती है। 161 ने क्या कहा, उसने कहा कि किसी भी शख्स के तुम बयान लो। 161(2) ने क्या कहा कि वो शख्स बयान देने का पाबंद होगा। 161(3) ने क्या कहा कि उस बयान को तहरीरी शक्ल में लिख लो। अब इसी 161 की एक प्रोविजो है, उसमें यह कहा गया कि जब ये तुम 161 के बयान लो और ये वाले जुर्म हुए हों 336B, 354, 354A, 376 और 509, अगर ये वाले जराइम हैं और अब तुम 161 का बयान ले रहे हो औरत से, तो इसके अंदर तुम्हें कोई फीमेल औरत को बिठा के लोगे, बगैर औरत की मौजूदगी में किसी औरत का बयान नहीं लिया जा सकता 161 का, जब तक अगर ये वाले जुर्म हो। ये प्रोविजन ने बता दिया। अब 164 का बयान, पुलिस ने 101 के बयान ले लिए, 161 के बयान ले लिए। अब पुलिस ने उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। मजिस्ट्रेट उसका जो बयान लिखेगा, जो बयान लेगा, वो 164 का बयान लेगा। ये बड़ा पक्का बयान होता है। याद रखना, अगर कोई शख्स अपना इकबाल जुर्म करता है मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी 164 के तहत ही इकबाल जुर्म करता है, या अपना कोई बयान रिकॉर्ड करवाता है, वो भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाता है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। पुलिस अरेस्ट करके बंदे को थाने ले आई थी और सेक्शन 60 ने कहा था भाई ये 24 घंटे के तुम्हारे पास मेहमान है बस। 61 ने कहा था, 60 ने कहा था उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना, और 61 ने कहा था मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेश करना। तो उन बंदों ने उस शख्स को 24 घंटे जो अपने पास रखा, मजिस्ट्रेट को बताने की कोई जरूरत नहीं है, रिमांड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब 24 घंटे से पीरियड ज्यादा होगा, अब उस शख्स का रिमांड लिया जाएगा। उस रिमांड के लिए उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर 61 के तहत। और जो रिमांड लिया जाता है वो 167 के तहत लिया जाता है सीआरपीसी के। अब रिमांड क्या होता है, इस पे डिटेल लेक्चर हम बनाएंगे। इतना बस समझ लें कि रिमांड का मतलब कभी भी ये नहीं है कि पुलिस उसको मारे पीटे, उस पर जुल्म करे, तशद्दुद करे, ये हरगिज नहीं। अगर ऐसा करती है उसका वकील उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करे।
तो वो पुलिस क्या करती है, उस शख्स को मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है कि हमने 24 घंटे हो चुके हैं इस शख्स को अपने पास रखे हुए, आप इसका 14 दिन का हमें रिमांड दो। पुलिस हमेशा कोशिश यही करती है कि 14 दिन की एप्लीकेशन देती है कि 14 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो, मगर मजिस्ट्रेट डायरेक्ट 14 दिन का रिमांड नहीं देता, वो थोड़े थोड़े वक्फे का देता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। और जब मजिस्ट्रेट एक रिमांड दे देता है तो दूसरा रिमांड जब उससे पुलिस मांगने जाएगी तो वो उससे पूछेगा तुमने पिछले रिमांड में क्या कारकर्दगी की है, क्या प्रोग्रेस की है। अगर तो प्रोग्रेस की होगी तो वो रिमांड देगा, वरना नहीं देगा। अब यहां पे एक सवाल उठता बड़ा कीमती, हम प्रैक्टिस में ये कहते हैं कि 14 दिन का रिमांड होता है, मगर किताब में लिखा है 15 दिन का रिमांड होता है सीआरपीसी में। तो फिर ये क्या सच्चाई इसमें क्या है? वो एक दिन, वो 24 घंटे जो 61 ने कहे थे कि तुम 24 घंटे तक अपने पास इसको रखो, वो एक दिन बन गया। एक दिन वो और 14 दिन का आगे ये रिमांड जो मजिस्ट्रेट आगे देगा, तो इसलिए कुल रिमांड मिलाकर 15 दिन का होता है। अब 161(5) जो है वो पुलिस को बड़ी, मजिस्ट्रेट को जो है, मजिस्ट्रेट को भी और पुलिस को भी, वो ये कहता है कि औरत का रिमांड नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि औरत का रिमांड सिर्फ संगीन जुर्मों में होगा, कत्ल, डकैती, चोरी, इस तरह के जो मामलात हैं संगीन जुर्मों में। आम हालात में औरत का रिमांड नहीं होता, बल्कि औरत जैसे अरेस्ट होती है उसको फौरी ही जेल भेज दिया जाता है। अब यहां पर यह बात आई कि अगर उसने ये 167(5) ये कहता है कि अगर औरत के रिमांड की जरूरत पड़े तो फिर क्या करेंगे। उसमें यह कहा कि औरत का रिमांड पुलिस स्टेशन में नहीं होगा बल्कि जेल में होगा और लेडीज पुलिस की मौजूदगी में होगा। देखो, जेल में होगा और लेडीज पुलिस की मौजूदगी के अंदर होगा। 167 उसकी सब सेक्शन 7 ये कहती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहे कि मुझे बहुत जरूरत है कि इस औरत को मुझे जेल से निकाल के लेके जाना ही जाना है और मैंने इसका रिमांड जो लेना है वो मैंने लेना है पुलिस स्टेशन पर, कोई ऐसी वजूहात बन जाती हैं, तब क्या बनेगा। तो 167 उसकी सब सेक्शन 7 क्या कहती है, वो ये कहती है कि वो पुलिस वाला आईओ जो है वो उसको मुतमिन करेगा मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट साहब मुझे इसकी जरूरत है कि मैं इसको हर हालत में पुलिस स्टेशन में ही रिमांड लेना है। अगर मजिस्ट्रेट मुतमिन हो गया, अब उस औरत का रिमांड जेल से बाहर होगा पुलिस स्टेशन में, और जो पुलिस स्टेशन में रिमांड होगा उसके अंदर वो लेडीज ऑफिसर एक ड्यूटी लगा दी जाएगी कि तुमने इस औरत के साथ उसका साया बन के फिरना है। जहां ये औरत बैठे तुमने उसके साथ बैठना, उसको अकेला नहीं छोड़ना। उस औरत की, लेडीज ऑफिसर की मौजूदगी में ही उसका जो है रिमांड होता है, और जो जेल में होगा वो भी लेडीज ऑफिसर की मौजूदगी में होगा। यानी सिंपल वर्ड में, औरत का रिमांड या तो होता ही नहीं, संगीन जुर्मों में होगा, औरत की मौजूदगी में होगा, जेल में होगा, अगर जेल से बाहर होगा तो मजिस्ट्रेट को मुतमिन करना पड़ेगा और एक लेडी ऑफिसर उसके साथ साया बनकर उसके साथ रहेगी। और दिन की रोशनी में औरत का रिमांड होता है, रात में औरत का रिमांड नहीं होता। यानी सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने के बाद औरत का कभी भी रिमांड नहीं हो सकता, सिर्फ दिन की रोशनी में उसका रिमांड लिया जा सकता है। अब है रिमांड तो ले लिया 167 के तहत। अब जो रिपोर्ट बना रहा है आईओ, ये स्टेशन हाउस ऑफिसर को देगा, यानी जो उसका इंचार्ज है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसको उसकी रिपोर्ट बनाकर देता है 168 के तहत। अब इंचार्ज पुलिस स्टेशन को अख्तियार है कि उस रिपोर्ट को देखता है। अगर उसको ये लगे कि ये शख्स इस जुर्म में नहीं मुलव्वस, इसने जुर्म नहीं किया, तो 169 उसको पावर दे देती है इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि वो उस शख्स को चाहे तो अपनी पावर 169 की इस्तेमाल करके उसको रिलीज कर सकता है। एक्विटल नहीं बल्कि रिलीज, छोड़ सकता है, रिहा नहीं कर सकता, बाइज्जत बरी नहीं कर सकता,
छोड़ देगा कि भाई मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अभी तक मुझे लगा कि तुम इसमें मुलव्वस नहीं हो, मगर जब मुझे पता चलेगा या जब भी मुझे पीछे से जोर पड़ेगा मैं तुम्हें दोबारा पकड़ लूंगा। तो याद रखना 169 की पावर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को है, मगर पुलिस इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम इस्तेमाल करती। क्यों? वो कहती हम अपने जिम्मे क्यों लें, ये काम अदालत का है, हम इसको रिहा कर दें। ये वाकई अगर मुलजिम हुआ, पिछली पार्टी हमारी जो दूसरी जो है प्रोसिक्यूशन पार्टी, यानी कि जो जिन्होंने पर्चा करवाया है, वो तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो देखें 167 के तहत रिमांड हुआ, 168 के तहत उसने आईओ ने रिपोर्ट किसको दी, इंचार्ज को दी। 169 के तहत इंचार्ज चाहे तो उसको रिलीज कर सकता है। अगर उसने देखा कि नहीं ये बंदा रिलीज करने के काबिल नहीं है, अब 170 के तहत 169 के तहत रिलीज कर सकता था, अगर रिलीज नहीं किया तो 170 के तहत वो कहेगा मजिस्ट्रेट को कि मुझे सफिशिएंट काज हैं, बहुत सी वजूहात ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि ये शख्स वाकई मुलजिम है, मैं इसको रिहा नहीं कर रहा। अब 172 के तहत 172 के तहत जिस दिन से उसने उस शख्स को पकड़ा था, उस दिन से लेके अब तमाम दिनों की वो रिपोर्ट लिखता जाएगा। आज की डेट, इतने बजे मैं कहां गया, मैं इस शख्स को लेके गया, मौका वारदात पे पहुंचा, वहां मैंने इससे छुरी बरामद की, पिस्टल बरामद की, फला जगह पे गया, इसका मेडिकल करवाया, उस जगह गया, इसके फिंगरप्रिंट लिए। यानी जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है वो 172 के तहत लिखने की रोजाना डायरी में पाबंद है। जो इसने रिपोर्ट लिखी, ये 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट को पेश करेगी 173 के तहत, यानी चालान की शक्ल में। ये जो चालान होता है ये पुलिस 14 दिन के अंदर अंदर पेश करने की पाबंद है। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इस 14 दिन से ज्यादा पुलिस को दिए जा सकते हैं, आप कहेंगे हाँ, सिर्फ 3 दिन इजाफी दिए जा सकते हैं कि चालान मुकम्मल हो या ना मुकम्मल हो, मेरे पास पेश कर दिया जाए। अब चालान हो गया, अदालत के पास पेश हो गया। अब तक जो प्रोसीजर था चालान से पहले पहले, ये प्री ट्रायल प्रोसीजर था। ट्रायल अब शुरू होना है, मगर ट्रायल से पहले हम ये देखते हैं कि मजिस्ट्रेट को क्या पावर है, उसकी कॉग्निजेंस क्या है, क्या वो केस ले सकता है, वो क्या करता है। और याद रखना, जो रिमांड होता है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है, मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं कि वो रिमांड दे। अब हम देखते हैं कि कोर्ट ट्रायल की जो पावर है मजिस्ट्रेट की। अब हम आते हैं 190 सेक्शन पे। ये कहता है कि कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट एक केस की कॉग्निजेंस कैसे लेता है, किस तरीके से एक केस को अपने दायरा अख्तियार में लेता है। 3 तरीके होते हैं, जो कि 190(1) उसकी सबसेक्शन, उसकी क्लास ए में कहा, 190 उसकी सबसेक्शन 1 उसकी क्लास ए में कहा गया, या तो किसी ने कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दी हो तब कॉग्निजेंस लेगा। फिर 190(1) उसकी क्लास बी में कहा गया, पुलिस के जरिए से, एफआईआर के जरिए से अगर मजिस्ट्रेट को इतला दी गई तब कॉग्निजेंस लेगा। 190(1) उसकी सब क्लास सी ये कहती है कि मजिस्ट्रेट अगर तो पुलिस ने भी उसको नहीं बताया और कोई कंप्लेंट भी नहीं आई, किसी और जराए से उसको पता चला तब, या खुद मजिस्ट्रेट को पता हो कि ये जुर्म हुआ है, तो वो क्लास सी के जरिए क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। तो 190(1) में क्या कहा गया, इसकी क्लास ए बी सी में क्या कहा गया कि 3 तरीके से कॉग्निजेंस लेता है, या तो कंप्लेंट के जरिए से क्लास ए में, क्लास बी में पुलिस के जरिए से, क्लास सी में वो किसके जरिए से ले सकता है, वो किसी अदर देन पर्सन के जरिए से, या खुद अगर जुर्म जानता है तो वो लेगा। 192 उसने कॉग्निजेंस तो ले ली, लेने के बाद उसने देखा ये केस मेरा नहीं बनता,
मैं इस केस को आगे ट्रायल नहीं कर सकता, मैं ट्रायल अदालत नहीं हूं, वो उस केस को 190(2) के तहत फॉरवर्ड कर देगा सेशन जज को, और सेशन जज क्या करेगा, उसी जो केस है उसको किसी या तो अपने पास रख लेगा या किसी एडिशनल सेशन जज को आगे दे देगा। तो देखो 190(2) में क्या हुआ कि केस फॉरवर्ड किया गया किसके पास, मजिस्ट्रेट ने फॉरवर्ड कर दिया सेशन के पास, और सेशन ने आगे या खुद रख लिया या फिर एडिशनल को दे दिया। यहां से एक सवाल पैदा हुआ कि क्या डायरेक्ट सेशन कोर्ट किसी केस की कॉग्निजेंस ले सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। हां, कुछ स्पेशल कानून हो तो, वैसे नहीं ले सकती। तमाम केसों की कॉग्निजेंस किसके पास जाती है? मजिस्ट्रेट के पास, चाहे कत्ल का केस हो, डकैती का हो, जिना का हो, दहशतगर्दी का हो, कोई भी केस हो, सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट से होकर फिर सेशन के पास या अगली अदालतों में पहुंचता है। अब यहां पे 191 सीआरपीसी की जो सेक्शन है, ये एक बड़ी कीमती बात कहती है। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले 190(1) में कि 3 तरीके से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, या तो क्लास ए के जरिए से कंप्लेंट में किसी ने कंप्लेंट की हो, क्लास बी के जरिए से पुलिस के जरिए, क्लास सी के जरिए से जब वो खुद जानता हो या किसी और जराये से पता चला हो। अब 191 ये कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट खुद जुर्म को जानता है और मुलजिम को अरेस्ट हो जाता है मुलजिम, और उसका ट्रायल उसी मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है, ट्रायल कोर्ट भी वही मजिस्ट्रेट है, तो वो अब उसका ट्रायल क्लास सी में नहीं ले सकता जब तक कि मुलजिम से इजाजत ना ले ले। ठीक है, वो क्या कहेगा कि मेरे जरिए से तुम्हारी कॉग्निजेंस हुई है, मैं इस केस की कॉग्निजेंस ले रहा हूं, क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं तुम्हारा ट्रायल चलाऊं? अगर वो कहेगा कि हाँ, मुझे कोई इतराज नहीं है कि आप मेरा ट्रायल चला लें, तब वो मजिस्ट्रेट चला सकता है। अगर मुलजिम ने कह दिया कि आप मेरा ट्रायल नहीं चलाएंगे, मुझे आप पे एतबार नहीं है, आपने जानबूझकर मुझे जो है इस जुर्म में फंसाया, मैं आपके पास नहीं ट्रायल चलवाना चाहता, अब वो मजिस्ट्रेट क्लास सी की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। 192 जो सेशन जज होता है, जिसके पास केस मजिस्ट्रेट ने भेजा था, वो अपने डिस्ट्रिक्ट की, जिले की हदूद के अंदर अंदर जिसको भी चाहे वो उस केस को ट्रांसफर कर सकता है जिसको उस इलाके की जुरिस्डिक्शन लगती हो। तो ये किसने बताया? 92 ने बताया। 193 ने क्या कहा? 193 वो सेक्शन है जो सेशन जज पे पाबंदी लगाती है। वो ये कहती है कि सेशन जज डायरेक्ट जो है वो किसी केस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, बल्कि वो किसके तहत पास आती है? पहले मजिस्ट्रेट के पास आती है। मजिस्ट्रेट किसको भेजता है? सेशन को। सेशन चाहे खुद रख ले या आगे किसी एडिशनल को भेज दे। 194 क्या कहती है? ये सारी पावर्स हैं, ये अभी ट्रायल नहीं चल रहा, ट्रायल अभी आएगा। ट्रायल आएगा 241 से लेकर 249A, ये मजिस्ट्रेट का ट्रायल है, और हाई कोर्ट और सेशन का ट्रायल होता है 265A से लेकर 265N तक। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं कि मजिस्ट्रेट को पावर कॉग्निजेंस की क्या है। मजिस्ट्रेट को हर तरह के कॉग्निजेंस की पावर है, सेशन को नहीं है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं है। तो 193 ने सेशन को रोक दिया। 194 ने हाई कोर्ट को कह दिया कि तुम अगर चाहो तो कॉग्निजेंस ले सकती हो। 195 से 199 तक जो है ये पाबंदियां लगाई गई कि कौन कौन सी पाबंदी होगी तो तुम ये नहीं ले सकते, ये अलग चीज है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि केस सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास आएगा, अगर वो अपनी कॉग्निजेंस रखता हो तो केस को चला लेगा, कॉग्निजेंस नहीं रखता होगा तो सेशन को दे देगा, सेशन खुद चाहे रख लेगा या एडिशनल को आगे ट्रांसफर कर देगा। सेशन की डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं होती, हाई कोर्ट चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकती है, मे के साथ, शेल नहीं। अब हम पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट का ट्रायल। ये 241 से लेकर 249A तक है, 241 से लेकर 249A तक है। 241 ये कहता है शेल के लफ्ज के साथ
जब भी शैल का लफ्ज आ जाएगा वो मैंडेटरी प्रोविजन होती है, उसका मतलब होता है कि जरूर तुम पाबंद हो, जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। अगर मे का लफ्ज आ जाता है ये सवाबदीद होती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, हमने तुम पे छोड़ दिया। तो यानी शैल के साथ है, शैल का मतलब क्या है कि मजिस्ट्रेट साहब पाबंद हैं, वो ये तमाम प्रोसीजर करेंगे। 241 में ये कहा गया कि अगर तो किसी भी शख्स का ट्रायल चलाना हो मजिस्ट्रेट ने, तो ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले, वो मुल्जिम तक जरूरी कागजात पहुंचाएगा। अब केस कितनी तरह का मजिस्ट्रेट के पास आता है, या तो पुलिस के जरिए से यानी चालान केस, या कंप्लेनेंट केस, इस्तगासा केस। पहले हम देखते हैं कि चालान अगर केस हुआ तो मुल्जिम के पास क्या क्या पहुंचाएगा। चालान केस है यानी पुलिस के जरिए से FIR अगर हुई है, अब मजिस्ट्रेट उस मुल्जिम के पास फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसे नहीं लेगा, मुल्जिम के पास FIR की कॉपी, वो मौका वारदात जो उसने लिखा था IO ने कि मैं मौके पे पहुंचा, वो उसने जो ऑब्जर्वेशन की, वो तमाम कंटेंट जो हुए, वो 161 के बयान और 164 के बयान, और इसके अलावा वो तमाम चीजें जो उस केस से रिलेटेड हैं, उनकी कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट नहीं, हार्ड कॉपी पहुंचाएगा किसको? मुल्जिम को। और अगर केस कंप्लेंट केस है, इस्तगासा केस है, पुलिस के जरिए नहीं आया बल्कि प्राइवेट को इस्तगासा हुआ है, अब उस इस्तगासे की कॉपी और उससे रिलेटेड जितने कंटेंट हैं वो सब के सब किसके खर्चे के ऊपर? उस कंप्लेनेंट के, जो मुस्तगीस है उसके पैसों के जरिए से पहुंचाया जाएगा, यानी मुल्जिम का पैसा नहीं लगने दिया जाता। अब है 142, कागजात पहुंचा दिए गए, मुल्जिम अदालत में आ गया, जब हाजिर होता है तब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है। मुल्जिम की गैर हाजिरी में फ्रेमिंग चार्ज नहीं होती, यानी फर्द जुर्म आयद नहीं किया जाता। जब कोई शख्स मुल्जिम अदालत में सामने आएगा, उसकी फिजिकल प्रेजेंस होगी, तब 242 के तहत फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, फर्द जुर्म आयद होती है। मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा क्या तुमने जुर्म किया है या नहीं किया, यानी प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी। अगर उसने कह दिया कि मैं प्लीड गिल्टी हूं, कन्फेशन कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया, तो 243 के तहत मजिस्ट्रेट चाहे तो, मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकता है, सजा दे सकता है। या अगर उस शख्स से पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों सजा ना दूं, मुझे वजह तो बताओ, और वो शख्स पूरी वजह नहीं बयान कर पाता, तब भी उसको आगे ट्रायल को अब आगे लेके चलेगा। अब है 244(1), इसमें यह कहा, देखो 243 में कन्फेशन कर लिया तो सजा दे सकता है। एक और बड़ी कीमती बात, अगर एक मुजरिम ने इकबाल जुर्म कर लिया, कन्फेशन कर लिया 243 के तहत, तो जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट उसको सजा दे के रहे। मजिस्ट्रेट की सवाबदीद पे है सजा दे दे, या मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्या करे, वो कहे नहीं मैं आगे ट्रायल चलाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं तुमने जुर्म किया भी है या नहीं, तुम किसी प्रेशर में आके तो ये चीज नहीं कर रहे, यानी वो आगे ट्रायल को चलवा सकता है। 244 इसकी सब सेक्शन 1 ये कहती है कि अगर मुल्जिम ने कन्फेशन नहीं किया, इकबाल जुर्म नहीं किया, अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? दोनों पार्टियों को उनके एविडेंस को कॉल करेगा, यानी जो एविडेंस बुलाता है वो 244 के तहत बुलाता है कि मुद्दई पार्टी के भी, प्रोसिक्यूशन के भी और अक्यूज्ड पार्टी, डिफेंस पार्टी के भी, दोनों के एविडेंस बुलाएगा। 244(1) की जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन में यह कहा गया कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है। बड़ा कीमती इस प्रोविजन में कहा, अगर तो कोई ऐसा केस है जो मजिस्ट्रेट के पास आया और वो कोर्ट के जरिए केस है, यानी वो प्राइवेट केस नहीं है, कोर्ट के जरिए केस, यानी उसकी मुद्दई कोर्ट है। मैंने कहा था ना कि मजिस्ट्रेट अपनी खुद भी जो है अपनी नॉलेज की बुनियाद के ऊपर कॉग्निजेंस कर सकता है, तो उस पर यानी सिंपल वर्ड में इसमें यह कहा गया इस प्रोविजन में
कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो हर शख्स को बुलाए और उसको हेर करे। जिस पे उसका दिल चाहेगा उसकी सवाबदीद दे दी गई कि जहां पे वो जरूरी समझता है कि इन बंदों को बुलाना चाहिए वो उनको बुलवाएगा। 244(2) में क्या कहा गया? उसमें यह कहा कि या तो कोर्ट खुद अपनी सवाबदीद पर यानी सुओ मोटो एक्शन पे या किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर 244(2) के तहत वो सम्मन जारी करेंगे। वो क्या कहेंगे कि जो इसके गवाह हैं वो आए, अपने साथ खुद आए या डॉक्यूमेंट लेकर आए। तो 244(2) ने क्या कहा? सम्मन जारी करवाता है। इसके तहत वो सम्मन जारी होगा, या तो खुद उसको बुलाएंगे एज ए विटनेस और डॉक्यूमेंट भी बुलवाए जा सकते हैं। 244(3) ये बड़ा कीमती है। मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि मैं जो ये प्रोसेस आगे कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि इस शख्स से जो ये मुझसे कह रहा है कि आगे प्रोसेस करो, सम्मन जारी करो, तो मैं इस तरह करूं कि कोर्ट के पास कोई जमानत के तौर पर कुछ रकम रखवाऊं। तो वो जमानत ले सकता है कि मैं तब ये प्रोसेस करूंगा जब तुम मुझे किसी भी तरह की कोई डिपॉजिट एक्सपेंसेस करोगे। इसी की प्रोविजन में यह कहा गया कि मजिस्ट्रेट अब जमानत नहीं लेगा पैसों की, यानी अब किसी भी तरह की डिपॉजिट नहीं करेगा एक्सपेंस की। कब? कि जब ऐसा मुल्जिम हो जिसकी सजा 6 माह से कम हो। देखो बड़ी कीमती बात है, ऐसा जुर्म जिसकी सजा 6 माह से कम हो उसमें मजिस्ट्रेट पैसे नहीं लेगा। ऐसा जुर्म जिसकी सजा 6 माह से ज्यादा है तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो बतौर जमानत के तौर पर, गारंटी के तौर पर कुछ एक्सपेंसेस जो है वो डिपॉजिट करवाने को कह सकता है। अब है 244(A), ये सवाबदीद है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। इसमें यह कहा गया, बड़ी कीमती बात है, थोड़ी सी उलझी हुई है इसलिए इसको जरा गौर से समझना। 244(A) में यह कहा गया कि अगर किसी शख्स के 164 के बयान हुए थे, देखें एक शख्स के 164 के बयान हो चुके और मुल्जिम के सामने हुए और मुल्जिम को मौका दिया गया उसके वकील को कि तुम इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करो, तो अगर जज चाहे तो उसी को शख्स को बुलाकर दोबारा उसको एग्जामिन कर सकता है और एग्जामिन करने के बाद उस शख्स के बयान को आगे की तमाम जो प्रोसीडिंग होगी उसमें इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें बड़ी कीमती बात क्या की गई कि 244(A) में किसी शख्स का पहले 164 का बयान हुआ पड़ा हो, मुल्जिम को पता हो, मुल्जिम को क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दी हो, उसी शख्स के बयान को 164 वाले को बुलाएगा, उसका दोबारा उसको एग्जामिन करेगा और उसको एग्जामिन करने के बाद उसको एज ए एविडेंस आगे तमाम प्रोसीडिंग में इस्तेमाल कर सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है। 245 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को इजाजत देता है कि वो किसी मुल्जिम को छोड़ सकता है, एक्विटल कर सकता है, बाइज्जत बरी कर सकता है। एक्विटल और चीज है, रिलीज और चीज है। रिलीज का मतलब उसको सिर्फ आर्जी तौर पे छोड़ देना, एक्विटल का मतलब है बाइज्जत बरी कर देना। तो 245 के तहत वो उसको बाइज्जत बरी कर सकता है, मगर उसके लिए कुछ शराइत हैं। पहली शराइत ये कि दोनों पार्टियों को सुना गया हो, मुल्जिम को भी सुना गया हो और प्रोसिक्यूशन को भी सुना गया हो, एविडेंस लिए गए हों। फिर मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं ये शख्स मुल्जिम नहीं है, तो अब वो अपनी इस वजह को लिखने का पाबंद होगा, राइटिंग में लिखेगा कि मैं इस शख्स को क्यों रिहा कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये शख्स मुल्जिम नहीं है। तब 245 के तहत 245 के तहत एक्विटल करेगा। 245 के तहत एक्विटल करेगा जब दोनों पार्टियों को सुन लेगा, उनके एविडेंस ले लेगा और फिर उसको वजह को लिखेगा, रिकॉर्ड एंड रीजन करेगा कि मैंने क्यों उसको छोड़ रहा हूं, तब कर सकता है। 245(2)
उसकी सब सेक्शन 2। अगर तो वो ये देखे कि इस शख्स ने वाकई जुर्म किया है, उसको फाइंड ये कहे कि वाकई इसने गिल्टी है, तो चाहे तो मे के लफ्ज के साथ, शेल नहीं है यहां पर, मे है, चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकता है, उसको सजा दे भी सकता है। 245A आ गई। अब इसमें यह है कि प्रीवियस कन्विक्शन, अगर तो जिस शख्स को सजा सुनाने वाला है मजिस्ट्रेट, और उसको यह पता चलता है कि यह शख्स इसके पहले भी इसने जुर्म किए हुए हैं, तो उनकी सजा को, नई सजा देने से पहले उन सजा को मद्देनजर रखने के लिए 245A में मजिस्ट्रेट पीछे के एविडेंस मंगवा सकता है। मुल्जिम से कहेगा क्या तुमने पीछे कोई इस तरह के जुर्म किए थे? मुल्जिम कहेगा जी मैंने नहीं किए। तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा? सबूत ला के दो कि तुमने नहीं किए। अगर तो सबूत मिल गए कि उसने किए थे, अब उसकी सजा को इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। और अगर नहीं उसके सबूत मिले तो जो कानून के तहत सजा होगी उसको आगे सजा दे सकता है। मगर यहां पर शेल के साथ लफ्ज आया है 245A में कि शेल रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग। जब वो सबूत मंगवाएगा और सारी प्रोसीडिंग देखेगा, अब वो उस फाइंडिंग को लिखने का पाबंद है कि मैंने इस शख्स से सबूत मंगवाए कि पीछे तुमने कोई जुर्म किया था या नहीं किया था। वो शख्स जुर्म के लिए सबूत लेकर आया या ना लेकर आया, वो सब लिखने का पाबंद होगा। 246 ओमिटेड है। 247 है कि नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। इसमें कहा कि अगर कंप्लेनेंट आ ही नहीं रहा, जिसने इस्तगासा किया था, चलान केस नहीं है, कंप्लेनेंट केस है, कि आ ही नहीं रहा वो, कि यानी संगीन जुर्म का नहीं है, यानी सिंपल वर्ड में कंप्लेनेंट नहीं आ रहा। अब सवाब दीद है, मे के साथ लफ्ज है, शेल के साथ नहीं है, तो सवाब दीद है मजिस्ट्रेट की, चाहे तो उस शख्स को रिहा कर दे, उसको छोड़ दे, या चाहे तो आगे पेशी दे दे, एडजॉर्न कर दे। ठीक है, यानी 247 में यह कहा गया कि अगर कंप्लेनेंट नहीं आता तो मजिस्ट्रेट की सवाब दीद है, चाहे तो शख्स को एक्विटल कर दे या केस को पेंडिंग कर दे, एडजॉर्न कर दे कि अभी देखते हैं कब तक वो कंप्लेनेंट नहीं आता। इसमें एक बड़ी कीमती बात की गई, इसकी प्रोविजन 2 में, उसमें यह कहा गया कि ऐसा केस अगर कंप्लेनेंट नहीं भी आ रहा तो मजिस्ट्रेट खारिज नहीं करेगा, शैल नॉट के साथ उसको रोक दिया। कौन सा? कि केस कॉग्निजेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, नाकाबिले सुलह है। ऐसा केस जिसमें सुलह नहीं हो सकती वो केस, और ऐसा केस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके अंदर पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत के गिरफ्तार कर सकती है। इन केसों के अंदर कंप्लेनेंट ना भी आए तब भी मजिस्ट्रेट उसको छोड़ेगा नहीं। अब है 248। इसमें यह कहा गया कि अगर कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दे कि मजिस्ट्रेट साहब मुझे वजूहात लगती हैं कि मैंने जो इस बंदे पे केस किया है, बहुत सी वजूहात हैं कि ये इसमें मुलव्वस नहीं है, मैं अपना केस विदड्रा करता हूं, और मजिस्ट्रेट इस चीज के ऊपर मुतमिन हो जाए तो केस को विदड्रा किया जा सकता है। 249 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट, के मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास ये कर सकता है, और मजिस्ट्रेट सेकंड और थर्ड क्लास इनको पावर दी जा सकती है कि ये क्या कर सकते हैं कि मे रिलीज द अक्यूज्ड या स्टॉप द प्रोसीडिंग, मगर फैसला नहीं सुनाएंगे। बड़ा कीमती है 249 में। 249 ये है कि मजिस्ट्रेट किसी भी टाइम पे चाहे तो वो केस की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है। कब? कौन सा वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को तो मुकम्मल पावर है, सेकंड और थर्ड क्लास को पावर दी जा सकती है। बड़ा कीमती लफ्ज है। फर्स्ट क्लास को तो पावर है केस को स्टॉप करने की, प्रोसीडिंग को स्टॉप करने की, मगर थर्ड और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है पावर। मगर वो रिकॉर्ड रीजन लिखेगा, वजह जरूर लिखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, और फैसला नहीं सुनाएगा।
फैसला महफूज कर लेगा। 249 में फैसला महफूज किया जाता है। 249A पावर टू एक्विटल एट एनी स्टेज, बड़ा कीमती। 249A आखिरी सेक्शन है मजिस्ट्रेट की। इसमें यह कहा गया कि जब भी कोई केस मजिस्ट्रेट के पास आए, किसी भी स्टेज पर हो, मजिस्ट्रेट उस शख्स को रिहा कर सकता है, एक्विटल कर सकता है, मजिस्ट्रेट को पावर दे देगी। मगर कब दोनों पार्टियों को सुना गया हो, उनके एविडेंस लिए गए हों, फिर वो अपनी वजह रिकॉर्ड करेगा कि मैं क्यों उनको छोड़ रहा हूं, तब उनको 249A के तहत उनको उस शख्स को बाइज्जत बरी कर सकता है। अब सेशन का भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है। वो हम जब सेशन के केस के अंदर आएंगे, वो उसमें पढ़ेंगे कि सेशन का ट्रायल कैसे होता है। वो 265A से लेकर 265A से लेकर 265N तक का है। वो इसी तरह का प्रोसीजर है। उसमें भी सबसे पहले क्या होता है कि मुल्जिम के पास डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे जाते हैं, उसके बाद उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर उसको पावर है सेशन को भी कि चाहे उसको छोड़ सकता है, एक्विटल कर सकता है, ये सारा। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR काटती है 154 CRPC के तहत। 156 CRPC के तहत पुलिस को पावर मिल जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। 46 के तहत वो गिरफ्तार करती है। अगर शख्स खुद गिरफ्तारी दे दे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ उसकी बॉडी को कन्फाइन कर लेगी। 48 के तहत औरतों को उस मौके से दूर कर दिया जाता है जब अरेस्ट किया जाता है। 50 के तहत कहा गया कि कोई फोर्स इजाफी नहीं लगाई जाएगी। 51 के तहत मर्द की तलाशी, 52 के तहत औरत की तलाशी। 60 के तहत जब शख्स को अरेस्ट कर लिया गया तो उसको कहा गया भाई ये तुम्हारे पास जो शख्स है ये मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। 61 ने कहा कि ये 24 घंटे के अंदर पेश करना है। 62 ने कहा कि ये जो शख्स तुम्हारे पास आया है इसकी इतला हाई ऑफिशियल को दे दो। 63 ने कहा जो जिस पे गिरफ्तारी डाल दी गई है इसको 3 तरीकों से छोड़ सकते हैं, वैसे नहीं छोड़ सकते। या तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो, या पुलिस 169 की पावर इस्तेमाल करके इंचार्ज पुलिस स्टेशन वो छोड़ सकता है, या वो शख्स अपनी खुद जमानत दे दे तब छोड़ सकता है। अब हम आते हैं उसकी तरफ। 154 के तहत पर्चा हुआ, 156 के तहत प्रोसीडिंग हुई। अब आगे जो पुलिस इस सारे प्रोसीजर को लेके चलती है वो सारा का सारा हमने इसको देखा कि कैसे चालान पेश होता है, किस तरह आगे जाता है, ये तमाम हमने बड़ा डिटेल में देखा। याद रखना सेशन का और मजिस्ट्रेट का ट्रायल तकरीबन मैं भी लफ्ज तकरीबन का इस्तेमाल करूं, तकरीबन एक जैसा है। हमने ये देख लिया, समझो वो भी देख लिया, उसका अलग लेक्चर रिकॉर्ड होगा। आज के लिए यहीं तक। दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।